जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए एक ऐसी जीके की कंप्लीट क्लास देखने वाले हैं जिस क्लास को अगर आप साथियों देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 25 जीके जीएस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 25 में से साथियों सीधे सीधे 10 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना भी साथियों एग्जामिनर ने पिछली जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें साथियों एसएससी एमटीएस जीके के सेक्शन में जहां से जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे उन सभी टॉपिक्स को मैंने साथियों कंप्लीट कर दिया है इन एक क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो एसएससी एमटीएस का, क्योंकि समय अब बहुत चुनिंदा आपके पास है, कुछ दिन आपके पास बचे हैं, तो आप इस क्लास को साथियों परीक्षा में जाने से पहले देख लीजिए। मैं कहूंगा घोल कर पी लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बहुत तेजी के साथ चलेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कंटेंट मिलेगा, वो डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में देख लेंगे। देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें पहले सवाल की कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो ये किस मिशन के संस्थापक थे आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा देखिए, आर्य समाज के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती आपको बता देना है। लेकिन आपके एग्जाम में साथियों ये भी आ सकता है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे साथियों, राजा राम मोहन राय थे। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों चिन्मय मिशन के संस्थापक कौन थे, तो चिन्मयानंद सरस्वती थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। यानी कि जहां से जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को कंप्लीट किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। अब उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए ये किसका अधिकार देता है, तो ये साथियों शिक्षा का अधिकार देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन से मौलिक अधिकार का वर्ण कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और समानता के अधिकार का जो वर्ण किया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्ण 19 से 22 में किया जाएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्ण कहां से लेकर कहां तक के अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में किया गया है और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्ण साथियों 29-30 में किया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्ण अनुच्छेद 32 में किया गया है। उसके बाद देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस नाम से जुड़े थे, यानी कि किससे जुड़े थे, मुझे ये बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये तो शहनाई वादक थे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन यहां पर इस टॉपिक से अगर सवाल बनेगा तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं साथियों, इनमें सही बनेगा। इस लिस्ट का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि सवाल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, तो ये हो गया। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे और हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे और उस्ताद जाकिर हुसैन खान ये तबला वादक और अमजद अली खान साथियों सरोद वादक और पंडित राम नारायण की अगर बात करें तो ये सारंगी वादक। उस्ताद असद अली खान की बात करें तो रुद्र वीणा वादक। उसके अलावा साथियों टी.एच. विनायकरम की बात करें तो घातम वादक और अगर साथियों रामनाथ वी राघवन की बात करते हैं तो ये मृदंगम वादक थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग भी यहां पर ध्यान रखेंगे, झारखंड की बात चल रही है। यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो झारखंड के साथ जाएगा। अब जनगणना 2011 की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी देख लेंगे। जैसे कि 2011 की जनगणना ये भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में जनगणना किसके काल में साथियों शुरू हुई, तो शुरू कब हुई जनगणना 1872 में, लेकिन किसके कार्यकाल में शुरू हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई, ठीक है ना। यह 1881 में लागू की गई थी। उसके बाद अगर बात करें जनगणना 2011 का नारा क्या था, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का नारा था। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथ
साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से संबंधित अभी तक जितने एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस की साथियों भरमार लेकर आया हूं। तो ये छोटे पैकेज में आपको बहुत बढ़िया चीज मिल रही है साथियों, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी और वीडियोस पाने के लिए साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए अगर बात करें, कहा जा रहा है कि जट जटिन, ठीक है ना, और झिझियन नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो साथियों बिहार में लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब बिहार के लोक नृत्य जो है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि झिझियन नृत्य मैं आपको बता चुका हूं बिहार का है, कजरी नृत्य भी बिहार का है, और सोहर खिलौना नृत्य भी बिहार का है, होली नृत्य भी बिहार में किया जाता है, झुमरी नृत्य भी बिहार में किया जाता है, और लौंडा नृत्य भी साथियों कहाँ किया जाता है? बिहार में ही किया जाता है। तो इतने आप लोग और ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दुनिया का कटोरा का कॉफी, क्या दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है, मैक्सिको को, भारत को, सर्बिया को। तो मैं कहूंगा साथियों दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। अब यहां पर साथियों जरा आप लोग देख लेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि नीला शहर किसे कहा जाता है, तो जोधपुर आपको बताना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सन सिटी किसे कहा जाता है, तो आपको जोधपुर बताना है। उसके अलावा अहमदाबाद को क्या क्या कहा जाता है? देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का बोस्टन कहा जाता है, और भारत का डेनिम शहर कहा जाता है। यानी कि इन तीनों नामों से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है। मुंबई की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आपने भी सुना होगा, मुंबई की अगर बात करें 7 द्वीपों का शहर है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। ये सभी साथियों वो क्वेश्चन है चुनिंदा जो आपसे 1-1 यानी कि एक एक पूरा क्वेश्चन करके पूछा जाता है, और एग्जामिनर की यही चीजें सबसे ज्यादा फेवरेट है। यानी कि अब तक पिछले साथियों 5 सालों का रिकॉर्ड है, अब तक अगर एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो यहीं से पूछे हैं। तो मैं आपको साथियों बिल्कुल वो कंटेंट दे रहा हूं जो 100% आना तय है, और आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वो कंटेंट पढ़िए जो 100% आना तय है। चलिए अब बेंगलुरु की अगर बात करें तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसी को, भारत का विज्ञान नगर भी बेंगलुरु को कहते हैं, भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके अलावा आगरा की अगर बात करें तो प्यार का शहर आगरा को, और ताज का शहर किसे कहा जाता है साथियों? आगरा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पंचवर्षीय योजना, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जा रही है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो मैं कहूंगा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना यही हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी अगर बात करें ये कब से साथियों शुरू हुई, तो 1951 से 1956 तक इसका क्या रहा? इसका साथियों कार्यकाल रहा। और इस पर यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? तो कृषि पर साथियों सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक चला, और इस योजना को यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है? तो मैं कहूंगा बुइया नृत्य जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अब आप लोग यहां पर ये देख लीजिए कि केरल में भाई कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो कथकली केरल का है, ठीक है ना, ओट्टम थुलाल केरल का है, मोहिनी अट्टम या कैकोट्टी कली ये सब कहाँ के? ये सब केरल में किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे कचिपुड़ी, और उसके अलावा साथियों भामा कल्पम ये कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। असम की अगर बात करते हैं साथियों, बिहू, बिछुआ, नट पूजा और महारास ये कहाँ का नृत्य है? ये असम का नृत्य है। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे।
सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका संबंध क्रिकेट के खेल से, यानी कि कौन से खेल से संबंधित ये ट्रॉफी है, तो क्रिकेट के खेल से संबंधित ये ट्रॉफी है। अब आप लोग देख लीजिए साथियों, पिछले सालों में फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफीज हैं, जो कप हैं, वो बहुत पूछे गए हैं। तो देखिए फीफा विश्व कप ये किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल के खेल में। जूल्स रिमेंड ट्रॉफी कप दी जाती है फुटबॉल के खेल में। इंडियन सुपर लीग साथियों ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और कलिंग कप और संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल के खेल में ही दी जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों क्रिकेट के खेल में कौन कौन से दिए जाते हैं, देखिए देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट के खेल में दी जाती है। उसके अलावा गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी और जीडी बिड़ला ट्रॉफी ये क्रिकेट के खेल में दी जाती है। और जिलेट कप भी क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। और आईसीसी विश्व कप भी, आईपीएल भी, ईरानी ट्रॉफी और जवाहरलाल नेहरू कप, यानी कि ये सब के सब साथियों क्रिकेट के खेल में ही दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान का जो हिस्सा था साथियों ये 1971 तक था। और 1971 के बाद साथियों ये क्या हो गया, ये एक अलग देश बन गया, ठीक है ना। देखिए 26 मार्च की अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च को मनाया जाता है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाया जाता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध में शामिल हुआ। भारत जो है ना युद्ध में शामिल हुआ जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत पर पूर्वव्यापी हवाई हमले किए थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हरित क्रांति में शामिल नहीं था, यानी कि क्या हरित क्रांति में शामिल नहीं था, तो सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग करना, क्या यह हरित क्रांति में शामिल नहीं था, बिल्कुल शामिल था। गांव की सड़कों का उन्नयन करना, देखिए सड़कों से संबंधित नहीं है हरित क्रांति। कृषि में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल ये शामिल था। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, ये भी हरित क्रांति में शामिल था। तो मैं कहूंगा साथियों कि हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर बी वाला शामिल नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति को कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो किस स्टेडियम में खेला गया था साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था, जो कहां पर है, जो चेन्नई में है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या बनती वो भी देख लीजिए। जो आपकी अगर बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 टी20 चैंपियनशिप जीती किसने, तो केकेआर ने जीती, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती। ये सवाल बन सकता है आपसे। उसके बाद देखिए यह जीत केकेआर का तीसरा आईपीएल खिताब, यानी कि तीसरी बार ये जीती है। इससे पहले सबसे पहली बार 2012 में जीती थी, उसके बाद 2014 में जीती और अब 2024 में जीती है। उसके बाद अगर बात करें, सुनील नारायण को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है आईपीएल में। और सुनील नारायण आईपीएल 2024 सीजन में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो इतने चुनिंदा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले सवाल की कि शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये तो साथियों ड्रम बजाया करते थे। क्या ये ड्रम बजाया करते तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से है। अलाउद्दीन खां अमजद अली खां का संबंध किससे है, तो सरोद से है। पंडित रविशंकर और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे है, तो सितार से है। अन्नपूर्ण देवी और सज्जाद हुसैन का संबंध किससे है, तो सुरबहार से है। और असद अली खां, जिया मोइनुद्दीन खान, इनका संबंध किससे है, तो वीणा से है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपने इस बार सोच लिया है कि एसएससी एमटीएस में इस बार हर हालत में सिलेक्शन लेना है, तो मैं कहूंगा अपने एग्जाम तक आपको जितनी भी क्लास दी जाए, जितना भी कंटेंट दिया जाए, मेरा मानना है कि अगर आपने वो तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम कहीं नहीं जा सकता।
क्योंकि साथियों मैं तो आपको ऐसी क्लास कराता हूं, जैसे कि आपको पता है कि जीएस के प्लस करंट अफेयर के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाना है, तो सबसे पहले एक क्लास ऐसी होती है, सबसे पहले 25 क्वेश्चन जीएस के, उसके बाद साथियों आपके इस बार इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन, यानी कि पूरे 90 क्वेश्चन के साथियों मैं आपको प्रैक्टिस पेपर देता हूं, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस पेपर देता हूं, क्वेश्चंस पेपर देता हूं। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, मैं कहूंगा आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। देखिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 6 वर्ष का होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, ये राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है, ठीक है ना, यानी कि राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है, और लिखा यह हुआ है कि राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। इनमें से साथियों 250 में से जो 12 सदस्य है ना, वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से साथियों चुनेंगे, अपनी मर्जी से मनोनीत करेंगे। और उसके अलावा अगर बात करते हैं 238 सदस्य हैं, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही साथियों 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं रामा देवी की, तो रामा देवी ही भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ लिया साथियों कि वीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि वे कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखें कि प्रतिभा देवी पाटिल सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, बिल्कुल बनी। और मीरा कुमार 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा कि धुआंधार जलप्रपात ये कहां पर है, यानी कि कौन सी नदी पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखें नर्मदा नदी की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर ही साथियों धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, ठीक है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, और 30 मीटर ऊंचा है। उसके बाद देखिए साथियों जरा नर्मदा नदी से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह नदी मध्य प्रदेश और यानी कि जो नर्मदा नदी है ना, ये नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से होता है, ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए जरा निम्नलिखित में से पीटी उषा की इसमें से आत्मकथा कौन सी है, मुझे बताइए। देखिए पीटी उषा की अगर बात करें कि भैया इसमें पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो गोल्डन गर्ल है। तो गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा की आत्मकथा हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। उसके अलावा साथियों इट स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट ये किसकी आत्मकथा का नाम है, कपिल देव की आत्मकथा का नाम है। और सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज। और अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, मैरी कॉम की आत्मकथा है। और युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में साथियों किसने शपथ ली है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, लाई चिंगते। क्या लाई चिंगते इनका नाम है और ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे शहर है। ताइवान की मुद्रा क्या है, तो नया ताइवान डॉलर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। साथियों अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा ये कोई तारीफ के काबिल लायक बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी
जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं और बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूं। ये साथियों पेड इसको कह मत देना, ये पेड से भी बहुत ज्यादा ऊपर है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस पीपीटी को तैयार करवाने में हमारी और टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोग साथियों, मैं उम्मीद करूंगा इसका फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसको देखकर एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि मैंने पीपीटी बना दी, मैंने मेहनत कर दी, मैंने वीडियो आपके लिए तैयार कर दी, कोई इसका अर्थ नहीं जब तक आप इसको देखेंगे ना और इससे फायदा आप ना उठाए। तो आप इसको देखिए और इससे फायदा उठाइए और ऐसी आने वाली हर एक वीडियो को अपने एग्जाम तक देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहां पर कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य असम का है। तो मैं कहूंगा बिहू जो नृत्य है ना, ये कहां का है, ये असम का है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे बुइया नृत्य है। मेघालय की अगर बात करते हैं साथियों तो नोगकराम नृत्य मेघालय में किया जाता है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो होजगिरी है। इतनी भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा यहां पर जा रहा है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो है ना ये शहनाई वादक हैं बिल्कुल। पंडित राम नारायण की अगर बात करें तो ये सरोद वादक तो नहीं है। एन राजम वायलिन वादक हैं और रविशंकर सातोई सितार वादक हैं। तो मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि गलत जोड़ी कौन सी है तो ऑप्शन नंबर बी वाली है। अब उसके बाद यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनको एक बार आप लोग यहां पर रिवाइज कर लीजिए। देखिए संतूर वादक कौन कौन है, इंपॉर्टेंट, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये संतूर वादक हैं। सरोद वादक की अगर बात करते हैं कि कौन कौन है तो अमजद अली खान, शरण रानी, अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये आपके सरोद वादक हैं। सितार वादक की अगर बात करते हैं पंडित रविशंकर, अनुशंका शंकर, मुश्ताक अली खां, उस्ताद विलायत खां, ये सब सितार से संबंधित हैं। सारंगी वादक की अगर बात करें साथियों, शकूर खां, पंडित राम नारायण, उस्ताद बिंदा खां, ये सारंगी से संबंधित हैं। और वीणा वादक कौन है साथियों, जिया, मोहिउद्दीन डांगर, ईमानी शंकर शास्त्री, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। तो अगर बात करते यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 में किसका जिक्र किया गया है, राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं कि और कौन कौन से अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जरा आप लोग यहां पर देख लेंगे। देखिए अनुच्छेद 153 की अगर बात करते हैं साथियों, 153 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जिसको कौन नियुक्त करेगा, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह अनुच्छेद 153 में बात कही गई है। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि ये अगर बात करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्यालय की स्थापना करता है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कि जो राज्यपाल का कार्यालय होता है, इसकी स्थापना की जाती है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 की अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है ये किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और अनुच्छेद 156 की अगर बात करें साथियों तो राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 156। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है। देखिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया जा रहा है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए कहने के किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, ठीक है ना, देखिए अब साथियों सबसे पहले हम एक चीज, अच्छा पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं जो मंगल ग्रह ना, मंगल ग्रह, इसको एक तो साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। अब लाल ग्रह इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जरा आप देख लेंगे साथियों मंगल ग्रह के बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में जो सवाल आपसे जहां जहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं।
साथियों। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से साथियों देखेंगे, देखिए कि मंगल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, अभी मैंने आपको बताया। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, आप लोग जानते हैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, पहले का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस, ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्या, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह की अगर बात करें, शुक्र ग्रह से संबंधित साथियों बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये आप लोगों ने भी यहां पर देखा होगा। चलिए इसकी अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर कि अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है ना, ये आकार में पृथ्वी के समान है, ठीक है, घनत्व में पृथ्वी के समान है, तो इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है। आकार और द्रव्यमान में लगभग समान कौन है तो शुक्र ग्रह है। और इसी वजह से कभी कभी पृथ्वी के लिए बहन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ये कह सकते हैं पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही साथियों सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, ये भी आपसे बहुत सवाल पूछा जाता है। और यह है सूर्य से दूसरा ग्रह, क्या सूर्य से नजदीकी अगर बात करते हैं तो ये दूसरा ग्रह। इतनी जानकारी आप लोगों को साथियों याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाअभियोग लगाया जा सकता है, मुझे बताइए। यानी कि क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 61 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाअभियोग लगाया जा सकता है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 3 अनुच्छेद आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, क्या भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये कौन से उसमें लिखा है साथियों, तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 54 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इसमें आता है, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो इसमें किसका जिक्र किया गया तो अनुच्छेद 54 में किया गया। अनुच्छेद 74 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 78 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है और यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ही होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अनुच्छेद 52, 74, 78 और 54 आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर आपका जवाब इंडियन एसोसिएशन है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इंडियन एसोसिएशन का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, बिल्कुल सही। यह 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के दौरान हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। तो इतने इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है आप सबसे आगे हो जाओगे। देखिए क्योंकि आपको सबको पछाड़ना है, आपको भी पता है एमटीएस में लाखों की भीड़ है और उस लाखों की भीड़ में जितनी वैकेंसी की संख्या है उस वैकेंसी में आप कैसे आ पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको लाखों को पछाड़कर आगे निकलना है, ठीक है ना, आगे निकलना है साथियों, तो मेरा मानना है ऐसी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली कम से कम एक ऐसी क्लास आपको दे सकूं सामान्य ज्ञान की, जीके की प्लस करंट अफेयर की, और उसके अलावा साथियों एक एमटीएस की पूरे पेपर की, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, उसके बाद रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन, एक ऐसी भी क्लास साथियों दे सकूं। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, मुझे बताइए। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो कंचनजंगा आप लोग ध्यान रखें क्योंकि कंचनजंगा पर्वत ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। अब उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको जरा देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है ना, कौन सा है साथियों, हिमालय है।
माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं साथियों 8848.86 मीटर ऊंचा है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एक तरीके से। इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं इसको सागर माता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर है, जो सिक्किम में है। और नंदा देवी ये उत्तराखंड में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 तक थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों 1956 से 61 तक थी, ठीक है ना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें साथियों 1956 से 61, बिल्कुल सही। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान था वो देश के औद्योगिक विकास पर था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो ध्यान था वो कृषि पर था। पीसी महालनोबिस जिन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई, पीसी महालनोबिस के द्वारा पर ही की गई और इनके नाम के आधार पर ही साथियों ये इनके नाम पर ही मॉडल बनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं जो बाली तृतीय त्यौहार है ना, बाली तृतीय त्यौहार ये कहां पर मनाया जाता है, ये ओडिशा में मनाया जाता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, नागालैंड में मनाया जाता है। उसके अलावा साथियों मोआसू महोत्सव भी और सेकेरनी महोत्सव भी कई बार पूछा जा चुका है, नागालैंड में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों लोसर उत्सव, ड्री उत्सव और सोलुंगू त्योहार और रेह त्योहार ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा साथियों, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, बिल्कुल। अगर गुजरात के कच्छ की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा जिला है और पांडिचेरी की अगर बात करें, पांडिचेरी के माहे की, तो ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, कोई भी नोट आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा भाई कौन सी इस पर है, ठीक है। तो 200 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन छपा हुआ है, मुझे बताइए। तो किसका रूपांकन छपा हुआ है, आप लोग भी साथियों ध्यान रखेंगे, सांची के स्तूप का, यानी कि 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप की चित्र अंकित है। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो रानी के वाव की। 200 के रुपए के नोट पर मैंने आपको बता दिया सांची के स्तूप की। 500 का अगर पूछ लिया जाए तो भारतीय ध्वज के साथ लाल किले की तस्वीर छपी है और 2000 रुपए नोट के ऊपर साथियों मंगलयान की तस्वीर छपी है, ठीक है। तो ये वही कंटेंट है एमटीएस वाला साथियों, बिल्कुल। धावन सोडे का रासायनिक नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोरो हिपोक्लोराइड है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। कैल्शियम क्लोरो भी अगर आप ध्यान रखेंगे हिपो करके ऐसे करके, तब भी आप साथियों एग्जाम में सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, मुझे बताइए कि दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, यहां से सवाल आपका 100% बनेगा। तो आप लोग ये तो ध्यान गया कि जो दिल्ली में मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण तो औरंगजेब ने किया, लेकिन अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर अकबर ने
किस किस का साथियों निर्माण किया। ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आगरा का जो ठीक है, आगरा में जो आगरा का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। उसके अलावा साथियों पंचमहल का निर्माण किसने किया है, अकबर ने किया है, ठीक है ना। और पंचमहल स्थित कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं, पूछा जाएगा पंचमहल कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी, और अगर पूछा जाए पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो बुलंद दरवाजा है, ठीक है ना, बुलंद दरवाजे वाली जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने करवाया साथियों, तो बैगा बेगम ने करवाया, ठीक है ना, और ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा शालीमार बाग की अगर बात करते हैं तो ये श्रीनगर में है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। अकबर के मकबरे का निर्माण भी जहांगीर ने करवाया, जो कहां पर है, जो आगरा में है। और शाहजहां की अगर बात करते हैं साथियों तो लाल किला हो गया, लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद हो गई, मोती मस्जिद हो गई, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा का ताजमहल हो गया। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ठीक है, लाल किला दिल्ली में है, बिल्कुल, किसने निर्माण करवाया, शाहजहां ने। लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद दिल्ली में है, किसने निर्माण करवाया, शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा की, शाहजहां ने निर्माण करवाया। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या। देखिए अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक नाम क्या है, आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, ठीक है ना। यानी कि चिनाब नदी तो अब कहा जाता है, लेकिन चिनाब नदी का अगर प्राचीन नाम से आपसे पूछा जाए तो आपको अस्किनी बताना है, ठीक है। या ऋग्वैदिक नाम पूछ ले या प्राचीन नाम पूछ ले, चिनाब नदी का अस्किनी नदी बताना है। उसके अलावा आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे कि कुछ नदियों के ऋग्वैदिक नाम या कुछ नदियों के प्राचीन नाम। देखिए चिनाब नदी का मैंने आपको बता दिया, अस्किनी नदी कहा जाता था पहले, सिंधु नदी को पहले सिंधु नदी ही कहा जाता है, और रावी नदी को पहले क्या कहा जाता था साथियों, पर्शनी नदी कहा जाता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो इतने साथियों आपके यहां पर क्वेश्चंस हुए, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार लाइक करके अवश्य बताइएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि ये कंटेंट का आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस की क्वालिटी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो साथियों उसके अलावा अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उन दोनों ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक साथियों एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट करके एक लिंक होगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, यानी कि एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, यूट्यूब का लोगो होगा, तो वहां पर बहुत सारी साथियों कुछ क्लासेस आपके सामने खुल जाएंगी। अपनी परीक्षा से पहले पहले इन सभी क्लासेस को आप लोग साथियों देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको एग्जाम को करने साथियों कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं कहूंगा उस पूरी प्लेलिस्ट को पूरा खंगाल जाइएगा, पूरा घोल कर पी लीजिएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और साथियों जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को देख लीजिए एसएससी एमटीएस के लिए, और जितनी क्लासेस आपके एग्जाम तक टारगेट सिलेक्शन पर आए उन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिए। मेरा मानना है कि एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। एमटीएस का एग्जाम तो सबसे छोटा होता है, जितनी भी एसएससी में साथियों पोस्ट आती है, जितनी भी वैकेंसीज आती है, सबसे छोटा एमटीएस का एग्जाम होता है। तो अगर साथियों मैं आपका ये एग्जाम भी पास नहीं करवा पाया तो समझ लीजिए साथियों बहुत गलत बात होगी। तो मैं इतनी मेहनत आपके लिए करूंगा कि एमटीएस में एक पक्की अच्छी जॉब आपको साथियों दिलवा सकूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अगर आप शेयर करते हैं इस वीडियो को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।